आपने सिर्फ वो 25,000 बचा दिए होते हैं, और इनिशियल 3 इयर्स आपने 10-10 हजार की इमरजेंसी किटी फॉर्म कर ली। ठीक हम्म। है, तो 10,000 मतलब 1,20,000 आपने इमरजेंसी में डाल दिया, जहाँ पे आप सिर्फ सेव कर रहे हो एक बेसिक लिक्विड फंड में। तो समझो आपने 3-4 लाख उधर खड़ा कर दिया आपके इमरजेंसी के लिए। ना दूसरा जो 15,000 है, आपने हम एक्सपेक्ट करते हैं आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हमने 15,000 इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, तो वो टाइम तक हमारा एटलीस्ट कॉर्पस वाइज ही हमारे अराउंड एटलीस्ट 50 और लैक्स खड़े हो जाएंगे इन 10 इयर्स। ले कुछ ऐसे बेस्ट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बताइए फॉर ट्वेंटीज, थर्टीज एंड इन फोर्टीज। एनपीएस है, वो भी हमारे न्यू रिजीम में आता है। वहाँ पे भी इक्विटी का एक्सपोजर होता है, इक्विटी डेट, और उसमें क्या होता है आप 60 के बाद ही उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक वो सेविंग बन जाता है, जहाँ पे आप विड्रॉ नहीं करोगे जस्ट इन केस कुछ अननेसेसरी आ भी गया। फिर ऑफ कोर्स सम प्रोविडेंट फंड्स, ईपीएफ अगर आपकी कंपनी कर रही है। फर्दर एट 40, समझो आपके ओवरऑल जैसे एक्विटी म्यूचुअल फंड्स है या डायरेक्ट एक्विटी जो एक्सपोजर है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है कंपेयर टू आपके 20s के लिए। इस विमेंस डे पर क्या कुछ खास है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपको गिफ्ट के फॉर्म में क्या निवेश का तोहफा मिल सकता है? आज जानेंगे। मेरे साथ खास गेस्ट हैं। मेरे साथ आज स्नेहा जैन है। शी इज अ फाउंडिंग पार्टनर एंड स्मॉल केस मैनेजर एट वेल्थ ट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज। उनसे जानेंगे कहां पर फीमेल्स के लिए है निवेश के मौके, खास इस विमेंस डे पर। तो स्वागत है आप सबका बहुत मेरे चैनल पर। और हैप्पी विमेंस डे सभी महिलाओं को। अपना पोर्टफोलियो आप चमकाते रहे खास इस मौके पर। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ। हाय स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू चारू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। स्नेहा, आई एम श्योर सभी फीमेल्स को इंतजार है कि क्या कुछ उनको तोहफा मिलने वाला है, या फिर तोहफा नहीं भी मिलता तो वो अपने आप को खुद तोहफा दे सकती है निवेश के फॉर्म में। पहला सवाल स्नेहा आपसे ये जानना चाहूंगी कि विमेन्स की जो एक माइंडसेट है इंडिया में कि सेव करना है। सो सेविंग से इन्वेस्टिंग तक का सफर कितना चेंज हुआ है अभी तक? और ये भी कहा जा सकता है कि विमेन आर एक्चुअली दे आर द बेटर इन्वेस्टर्स देन मेन। सो इज इट ट्रू एज पर द डेटा? एब्सोल्युटली चारू, तो इसमें हमने ये देखा है कि विमेन हमेशा ही बहुत अच्छी सेवर्स रही है। वो स्पेशली ट्रेडिशनली हमने ज़्यादातर सेव किया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स या सेविंग्स अकाउंट, या उन्होंने हमारी जो ग्रैंड मॉम्स हुआ करती थी उनके पास एक इमरजेंसी किटी हुआ करती थी एक टाइम पे, और जहाँ से वो उनके क्लोजेट से निकलता था जब भी कोई इमरजेंसी आती थी। आई रिमेम्बर इन माई टाइम्स एज वेल। सो वो सब हमने देखा है कि वी बिन विमेन हैव बिन बहुत अच्छे सेवर्स रहे हैं। पर अभी ऑफ कोर्स शिफ्ट हुआ है कि वो इन्वेस्टर्स भी बन रहे हैं। नो डाउट इंडियन विमेन को थोड़ा बहुत ज्यादा प्यार है गोल्ड से। सो ज्यादातर वो लोग गोल्ड लेके वगैरह, बट अभी वो शिफ्ट हो रहा है। और हमने डेटा में भी देखा है कि विमेन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप बेसिक डेटा देख ले, तो हर 4 इन्वेस्टर में से अभी एक इन्वेस्टर वुमेन होती है। तो एटलीस्ट वो डेटा चेंज हुआ है अर्लियर से। पहले ऐसे नहीं होता था, मार्केट्स या एक्विटीज में विमेन इन्वेस्टर्स का अ, कम रहता था जितना एलोकेशंस है, राइट। वो अभी शिफ्ट होते हुए दिख रहा है बिकॉज, और विमेन की खासियत ये है कि वो ज्यादा लॉन्ग टर्म बिहेवियरल होती है। मतलब उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो ज्यादा रुक पाती है, वो बहुत ट्रेडर माइंडसेट की नहीं रहती है। तो ये सब शिफ्ट्स हमने डेटा वाइज भी देखा है। जैसे जीरोदा के प्लेटफॉर्म पे ये रिकॉर्ड हुआ था कि जहाँ पे 11% 2018 में विमेन इन्वेस्टर्स थी, आज 20% है। सो वी हैव सीन ऑलमोस्ट डबल, राइट। सो ये बहुत डेटा बोलता है कि यस, विमेन कॉन्फिडेंट हो रही है अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके। सेवर्स तो हमेशा से थे, अभी इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी कॉन्फिडेंट होते जा रही है। हम्म।
स्नेहा, अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट करा था, एक फीमेल गेस्ट थी, तो उन्होंने ये बोला था कि women हैव अ बेटर टेंडेंसी दैट दे आउटलिव men इन द लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो व्हाट शुड बी द इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर बेटर रिटायरमेंट? सो यस, प्रोबेबिलिटी वाइज विमेन 3-4 साल ज्यादा जीते हैं मेन से. अगर आप ज्यादा जीने वाले हो, मतलब आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है राइट, वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए मेन करते, बिकॉज आपकी नीड्स उतने ज्यादा रहेगी राइट, अगर हम प्रोबेबिलिटी वाइज देख रहे हैं. अभी उसमें क्या हो गया, आप समझो आपका खर्चा है अबाउट 60,000 70,000 अ मंथ आज की तारीख में. तो अभी 25 ईयर्स लेटर ये खर्चा क्या हो जाएगा, इसको हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है. तो अगर अगर हमारा खर्चा 60,000 है, तो अभी 25 साल के बाद वो खर्चा हो जाएगा 2 लाख पर महीना. तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा फंड लगेगा. वो जितने ज्यादा आप जियोगे उसको फंड करने के लिए राइट, बिकॉज आपको किसी पे डिपेंड तो करना नहीं है. तो जितने ज्यादा आप जियोगे उतना ज्यादा आपका फंड ग्रो होना चाहिए, और उतना फंड आपके पास होना चाहिए वो टाइम पे. तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप अपनी प्लानिंग करो. ओके. अच्छा, आजकल के टाइम की बात करूं तो डिवोर्स रेट भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और लाइफ का किसी का कुछ भरोसा नहीं है. अगर किसी को कुछ हो जाता है, सपोज हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो ऐसे में विमेन अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकती हैं? सो मैंने तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आए हैं जो एक्चुअली अपना फाइनेंशियल चालू ही करते हैं राइट. हम अपने फाइनेंसेस देखना ही लगते हैं जब ऐसा कुछ हो जाता है. एंड दोज आर टाइम्स विच आर वेरी टफ, बिकॉज ऑलरेडी आप वो प्रेशर से डील कर रहे हो, हम्म. और अभी आपको एक पूरा नया एस्पेक्ट समझना है जो थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, ऑन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा. सो आपको हमेशा 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है. आपका जो पैसे है राइट, आपके फैमिली गोल्स हो सकते हैं, बट आपके सेपरेट खुद के गोल्स होने जरूरी है जो सिर्फ आपके हैं, बिकॉज उसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है राइट, एटलीस्ट वो गोल्स के लिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आपका एक इमरजेंसी फंड किट्टी होना चाहिए जो आपका है. बिकॉज कल उठ के आपके फैमिली मेंबर में, जैसे यू सेड राइट, कभी कुछ हो गया, डिवोर्स, विडोड, ऑल ऑफ दैट राइट, सो आप कैसे ध्यान रखोगे. तो आपको एटलीस्ट वो 12 महीने मिलेंगे एज अ स्ट्रेच टू गेट थिंग्स गोइंग. बिकॉज अगर आपके पास एक किटी नहीं है इमरजेंसी का, तो आपने क्या किया, मतलब आप ऑलरेडी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, एंड यू ऑल्सो हैव फाइनेंशियल ट्रॉमा, देन दोज आर टू मेनी थिंग्स ऑन वन पर्सन राइट. तो अगर आपके पास एक इमरजेंसी किटी है, आपके पास बेसिक इंश्योरेंसेस है, और आपने जो आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, हमेशा इंश्योर करना है कि जॉइंट में लेना है, या हमेशा आपका नाम आपके इन्वेस्टमेंट्स पे होना चाहिए. बिकॉज अगेन इफ यू डोंट हैव दोज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं फील होएगी राइट. सो दीज आर हम्म. वेरी बेसिक एस्पेक्ट्स कि आपका एक इमरजेंसी फंड रहे, विच आई एक्सप्लेन यू इन अ फ्यू थिंग्स लेटर कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हो. बट और अगर ये चीजें होना किसी के जरूरी है. नाम पे घर नहीं है तो? एग्जैक्टली तो देन इट कैन बिकम अ वेरी लीगल लीगल इशू, और लॉन्ग राइट, प्रोसेस. डिवोर्स में तो दोनों तरफा हो सकता है, बिकॉज हमें पता नहीं राइट. सी क्या होता है, एज अ मे बी अगर आप फीमेल हो और आपने आपका करियर शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, बिकॉज आपके हस्बैंड का करियर अच्छा, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा राइट, और हाँ. घर अगर आपके हस्बैंड के नाम पे है, कल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि ये तो मैंने मेरे पैसे से लिया है, बट ऐसा नहीं है राइट, बिकॉज यू वर अ कपल, one may have decided to be on the other end, being more aggressive about his career, और ऐसा भी हो सकता है, और फिर it can again lead to a legal spat. I think houses हमेशा joint में ही होने चाहिए, so that there is not that surprise later, because आप वो build करना वापस is going टू बी वेरी ट्रिकी. और अगर आपने प्रॉपर इमरजेंसीज नहीं बिल्ड की है, प्रॉपर कॉर्पस नहीं बिल्ड किया, क्योंकि खर्चे इतने हो गए हैं, बिकॉज घर में ही इतना खर्चा हो जाता है बाय करने में. सो दीज आर थिंग्स टेक्निकली आपकी और आपके हस्बैंड के नाम पे होना चाहिए. अच्छा, घर तो जॉइंट होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लान भी जॉइंट होना चाहिए दोनों के नाम पे. मैरिड वुमेन है तो उसको अपना अलग सेपरेट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, या फिर एक जॉइंट प्लान लेना चाहिए दोनों को?
सो जो जॉइंट गोल्स होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, वो जॉइंट गोल है, राइट? बट रिटायरमेंट श्योरली सिर्फ जॉइंट गोल नहीं है, बिकॉज रिटायरमेंट में आपके नीड्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं वर्सेस हस्बैंड। सो आई फील हमेशा एक थोड़ा किटी खुद के गोल्स के लिए होना चाहिए वर्सेस सब गोल्स जॉइंट, बिकॉज ऑफकोर्स एट अ फैमिली लेवल आपके गोल्स डू जॉइंट होते हैं, तो हम्म। जॉइंट होना चाहिए, पर वाई नॉट स्प्लिट अक्रॉस बोथ नेम्स, सो दोनों की सिक्योरिटी बने रहे, राइट? बिकॉज वी डोंट नो 20 years लेटर क्या होने वाला है, राइट? एज वी Yes. डिस्कस डिवोर्स विडो, कुछ भी हो सकता है। सो एटलीस्ट व्हेन आपके नाम पे इनफ सिक्योरिटी है, एज आई सेड, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रॉमा, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली आप साउंड रहोगे ना, तो एक चीज तो बराबर चल रही है। वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अच्छा, विमेन की इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अलग होती है मेन से, क्योंकि बहुत सारे फेजेस होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें फेस करने पड़ते हैं। और विमेन को फॉर एग्जांपल करियर ब्रेक अगर लेना है, या मेटर्निटी ब्रेक है, या अगर किसी भी चीज़ के लिए, शादी के लिए भी ब्रेक लेती हैं, उस हिसाब से उनको पोर्टफोलियो वो कैसे प्लान करें? बहुत सारे लोग 22-23 साल में काम करना चालू कर लेते हैं, राइट? एंड ज्यादातर मैरिज और सब चाइल्ड लीव्स वगैरह वो होती है या अबाउट 30-32 में। तो आप देखोगे तो 8 से 10 साल मिलते हैं लोगों को काम करने के लिए बिफोर टेकिंग अ ब्रेक। बट वो लोग वो टाइम इतने यंग होते हैं कि वो लोग उसके बारे में सोच ही नहीं हम्म। रहे। हम्म। एंड दैट्स द ट्रिक, राइट? उधर अगर आपने राइट चीजें कर ली, जैसे अगर आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, आपके बेसिक एसआईपी, आपका इमरजेंसी फंड, जैसे कोई भी सबैटिकल आप कितने कितने 1 साल के लिए ले लोगे, मैक्स 1.5 साल के लिए ले लोगे, तो अगर आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड कर ही दिया 12 महीने का, आपके खर्चे तो सॉर्ट हो गए, राइट? हम्म। आप वो 1 ईयर शायद इन्वेस्ट नहीं करोगे और, बिकॉज आपके पास इनकम नहीं आ रही है, बट हम्म। एटलीस्ट आपने आपका वेल्थ डिटोरिएट नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास वो 12 महीने का फंड रहता, तो आपके लिए वो सबैटिकल बहुत इजी हो जाता प्लान करना, बिकॉज इट्स ओके, इट्स टेकिंग अ ब्रेक, इवन अ मैन कैन वांट अ ब्रेक, राइट? तो वुमेन के लिए भी रेलिवेंट है कि हमने चाइल्ड केयर के लिए वो 1-1.5 ईयर की ब्रेक ले ली। सो हम्म। आई आई फील अगर हमने ये बेसिक चीजें एट टाइम, जब हम काम करना चालू कर लिया, वही टाइम हमने बिल्ड कर लिया, और एक बेसिक वेल्थ क्रिएशन प्लान, राइट? अगर आपने बेसिक 5,000 10,000 जितना बनता है उतनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर ली अदर देन इमरजेंसी फंड, तो आपने ये 2-3 चीजें आपके लिए बिल्ड कर ली है। और अगर आपने सोचो 10,000 से मंथली किया होता फॉर 30 years, आपके पास 1.5-2 करोड़ स्नेहा, रुपए थोड़ा होते। सा आप एग्जाम्पल देके समझाएंगी कितना मिनिमम अमाउंट अगर हम Absolutely. मंथली करें, और 1 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वो फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गया एंड स्टिल अगर ब्रेक पर हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। समझिए हमारी सैलरी है 50,000, ओके, एट 22 हम्म। 23 या ट्वेंटी हम्म। फोर पे अपनी सैलरी मिनिमम समझो हमने 50,000 है। वो टाइम शायद घर पे आपके खर्चे नहीं है, आप शायद आपकी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपके इतने खर्चे नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं चलो आपने 50% आप सेव कर पाए। क्या होता है जब हम छोटे होते हैं, हम सोचते हैं अभी हम ये करेंगे, हम बाहर जाएंगे, आपने समझो थोड़ा डिले कर दिया, मैं बोलती हूँ 50% खर्च भी लिया, अगर आपने सिर्फ वो 25,000 बचा दिए होते, और इनिशियल 3 years आपने 10-10 हजार की इमरजेंसी किटी फॉर्म कर ली, ठीक हम्म। है? तो 10,000 मतलब 1,20,000 आपने इमरजेंसी में डाल दिया, जहां पे आप सिर्फ सेव कर रहे हो एक बेसिक लिक्विड फंड में। तो समझो आपने 3-4 लाख उधर खड़ा कर दिया आपके इमरजेंसी के लिए। ना दूसरा जो 15,000 है, आपने, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? तो अगर हमने 15,000 इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के लिए, तो वो टाइम तक हमारा एटलीस्ट कॉर्पस वाइज ही हमारे अराउंड एटलीस्ट 50 और लैक्स खड़े हो जाएंगे इन 10 years, लेट्स से, ओके? हम्म। हम्म। अगर हम 12 टके से देखेंगे तो अबाउट 15,000 हमने पर मंथ किया, तो हमारा 180 हो गया, तो अबाउट 18 लैक्स। तो हम समझो ना, हमने 30 लाख, 30-35 लाख तो हमने जमा कर दिए बाय हम्म। द टाइम 10 years हो गए, 10-15 years हो गए, 10 years हो गए। फिर हमने जाके सबैटिकल ले लिया। अभी अगर आपका पर मंथ का भी खर्चा है, तो आप अगर घर पे हो तो ऑफकोर्स आपके सिर्फ खर्चों के लिए आपको 20-30 हजार भी यूज हुआ, तो आपने वो इमरजेंसी किटी से पहले यूज किया, तो वो 1 साल का आपका डिप्लीट होएगा, वो भी थोड़ा बहुत तो ग्रो हो ही रहा है, राइट? हम्म। हम्म। सेकेंड ईयर आपने और खर्चे कर दिए, तो फिर भी आपने ये जो 40 लैक्स 35 लैक्स सेव किए हैं,
उसमें से भी आप यूज करने लग जाओगे, राइट? तो हम्म। एटलीस्ट 1-2 साल के लिए आपने पूरी वेल्थ डिटोरिएट भी नहीं की, आपने शायद नहीं किया राइट। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट आपने पहले इमरजेंसी यूज की, फिर आपने ये यूज किया, तो उसमें आपकी पूरी वेल्थ डिटोरिएट नहीं होगी, ये भी पड़ा रहेगा फंड, एंड फर्दर देन यू केम बैक टू योर वर्क एंड देन अगेन यू स्टार्ट बिल्डिंग, राइट? और वो टाइम जब हम वापस आते हैं प्रोबेबली इन अ लॉन्ग पीरियड, आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट्स होती है। इधर मैंने बिल्कुल भी स्टेप अप नहीं अज्यूम किया है, राइट? इधर मैंने अज्यूम किया आपकी 50,000 सैलरी है फॉर द नेक्स्ट 10 years, जो जो वैसा होता नहीं है, राइट? वी ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग सैलरी वाइज। तो हाँ। ये बहुत सिंपल सा फंड है। अगर आपने इतना दो दो चीज भी कर ली, आपने सबैटिकल में भी किसी का हेल्प नहीं लिया, एटलीस्ट अपने खुद के खर्चे के लिए, of course आप वो टाइम probably the earning member has to pay for the other things, right, child care etc, but at हम्म। least आपने आपका जो खर्चा था वो मेनली मैनेज कर दिया। हम्म। ओके ओके। चलिए, अभी और भी बहुत सवाल बाकी हैं, आप लोग कहीं मत जाइए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे और आगे क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ मैं स्नेहा से। स्नेहा, अगला सवाल, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की जहां तक बात करते हैं, वो कैसे मेन से डिफरेंट करती है विमेन के लिए? क्योंकि मेन जो है, रिस्क रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऐसा बोलते हैं। इक्विटी में पैसा लगा दिया, रियल एस्टेट ले लिया, उस अकॉर्डिंगली विमेन को कैसे अपना एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? सो एसेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक तो एज भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप आपके 20s 30s में हो, राइट, जहाँ पे आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे आप थोड़े इक्विटी हैवी हो सकते हो। जैसे 70-80% ऑफ योर पोर्टफोलियो कैन बी इन हम्म। ग्रोथ, जहाँ पे आपको हाई ग्रोथ मिलेगा। अभी आई वुड से अगर आपको इक्विटीज नहीं समझता है, राइट, डू नॉट डू इक्विटीज ऑन योर ओन। आप कोई मैनेजर्स के पास जाओ जो इक्विटी क्यूरेटेड इक्विटी पोर्टफोलियोज करते हैं, या तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है। बिकॉज क्या होता है, वो उसमें मैनेज्ड पोर्टफोलियोज होते हैं, तो जो चीज आपको पता नहीं है आप उसमें अपने खुद से करने जाओगे तो आप रियली वेल्थ नहीं बना पाओगे। बिकॉज उधर बहुत सारे पोर्टफोलियोज है जिसमें इतने स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे फिर रिटर्न 8-9% भी नहीं होता है, तो मतलब ही क्या हुआ इतना रिस्क लेके, राइट? बिकॉज हम्म। बहुत नेगेटिव रिटर्न्स भी होते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब हम यंगर है तो हमारा एसेट एलोकेशन थोड़ा अग्रेसिव रहे। एंड ऑफ कोर्स अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम गोल्ड, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी, ये सब थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। 5-7% गोल्ड पोर्टफोलियो, फिर थोड़ा सा डेट फॉर स्टेबिलिटी। हम्म। जैसे जैसे हम थोड़े ग्रो हो रहे हैं, जैसे 30 हो गए, 40 हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, थोड़े गोल्स शॉर्ट टर्म हो गए, जैसे एट 40 में भी आपके बच्चे को पढ़ने जाना है, तो वो टाइम आपको शायद थोड़े पैसे निकालने पड़ेंगे टू फंड द एजुकेशन एक्सेट्रा, अगर गोल्स हैं। तो हम्म। वो टाइम पे थोड़ा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हैज टू बी मोर स्टेबल, क्योंकि आपके इमीडिएट नीड्स भी रह सकते हैं, राइट? तो एसेट एलोकेशन वाइज मैन और विमेन, आई वुड से ये ग्रेडेड एसेट एलोकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल गोल्स, और कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। लाइक फॉर समवन हु इज अ सिंगल मदर, राइट, एज यू सेड, अगर कोई डिवोर्स्ड है, विडोड है, तो उसका एसेट एलोकेशन थोड़ा शायद कंजर्वेटिव होएगा, बिकॉज उसकी प्रॉब्ली इमरजेंसीज थोड़ी ज्यादा रहेगी ज्यादा है। कंपेयर टू जिसकी ग्रोथ कर सकते हैं, जहाँ पे 20 years तक या 15 years तक उसको कोई बड़े खर्चे दिख नहीं रहे, राइट? तो वहां पे 100% देयर शुड बी मोर एलोकेशन टू ग्रोथ एसेट क्लासेस लाइक डोमेस्टिक इक्विटीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, ये बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो में रखना। हम्म। अच्छा, आपसे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पे बात करना चाहूंगी। आ, कुछ ऐसे बेस्ट इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बताइए फॉर 20s, 30s एंड इन 40s। सो 20s में 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या क्यूरेटेड इक्विटी बास्केट्स है, इंटरनेशनल फंड्स है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड। फिर एनपीएस है, वो भी हमारे न्यू रिजीम में आता है, वहां पे भी इक्विटी का एक्सपोजर होता है, इक्विटी डेट, और उसमें क्या होता है आप 60 के बाद ही उसको विड्रॉ कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक वो सेविंग बन जाता है, जहाँ पे आप विड्रॉ नहीं करोगे जस्ट इन केस कुछ अननेसेसरी आ भी गया। फिर ऑफ कोर्स सम प्रोविडेंट फंड्स, ईपीएफ अगर आपकी कंपनी कर रही है। सो दीज आर वेरी गुड एट 20s बिकॉज इसमें आपकी ग्रोथ एसेट क्लासेस है, राइट? हम्म। फिर एट 30s व्हाट वी नीड इज अगेन अ लॉट मोर ग्रोथ बट लिटिल स्टेबिलिटी।
So at 30s, we can again have ensure that we have a health insurance. So emergencies have to be taken care of because आप ये एज पे हो जहाँ पे आपके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएगी. सो हम्म. एट 30s ensuring कि आपका इमरजेंसी फंड और आपके हेल्थ इंश्योरेंसेज इन प्लेस है. बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन एज क्रॉनिक डिजीजेज और बेसिक डिजीजेज स्टार्ट, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट में से पैसे खाने वाले, राइट. बिकॉज अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप आपके इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसी फंड्स को टच करोगे. तो हेल्थ इंश्योरेंस है, अगेन एनपीएस, इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटीज, बट थोड़ा बहुत मोर एक्सपोजर टू लिटिल बिट ऑफ डेट या गोल्ड, सिल्वर, ऐसे सब एसेट क्लासेस जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है. एंड फर्दर एट 40 समझो आपके ओवरऑल जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है या डायरेक्ट इक्विटी जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कम हो सकता है कंपेयर टू आपके 20s के लिए. बिकॉज क्या होता है, जैसे अभी लास्ट 2 years में आपने देखा मार्केट में कभी कोई मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था, राइट. 1.5 साल से एक्चुअली 0.35% बना होगा किसी का, अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं. हाँ. तो उसका मतलब क्या, अगर समझो 1.5 साल में किसी का अभी का ही कोई गोल था 3-4 years का, तो आप सोचो अगर कोई 40 में है और अगर उसके बच्चे को तो जाना है एजुकेशन के लिए, तो वो गोल रुक सकता है? नहीं रुक सकता है, राइट. मार्केट ने हम्म. सपोर्ट नहीं किया डजंट मीन वो रुकेगा, बट अगर वही वो डेट में होता तो उसको एटलीस्ट 7-8% का रिटर्न मिल जाता है, राइट. सो ऐसे ऐसे टाइम्स पे दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. आप अभी देख पा रहे हो अभी हम वॉर में हैं, अभी हमें नेक्स्ट 3-6 months भी पैसे बनना बहुत मुश्किल है मार्केट्स में. हम्म. तो वो ओवर 2 year स्ट्रेच पीरियड पैसे नहीं बने मार्केट में, राइट. अपॉर्चुनिस्टिक बने रहेंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर मार्केट में तो नहीं बने हैं. सो हाँ. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जब भी अगर आपका एसेट एलोकेशन बहुत ही अग्रेसिव इक्विटी में होता तो आप ये गोल्स को कैसे मैनेज कर पाते, राइट. इसीलिए ये टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, गोल्ड, सिल्वर, डेट, इसने पैसे कमा के दिया. इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर विल बी मेनी टाइम्स ओवरऑल मार्केट में मार्केट्स नहीं अच्छे करेंगे और ये एसेट एलोकेशन अच्छा करेगा. और डजेंट मीन आप रिसेंसी में बाय करो. जैसे अभी कोई अगर गोल प्लानिंग करता है और समझो सिल्वर बहुत लेता है बिकॉज सिल्वर इतना, तो दैट विल नॉट हेल्प, राइट. बिकॉज वो गोल आपके लिए 5 साल में पहले आ जाएगा तो वो शायद आपको उतना रिटर्न ही नहीं दे पाएगा. हाँ. इसीलिए एट वॉट एज यू आर ना, वो टाइप का आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि आपको जब गोल आए तभी आपके लिए वो एसेट क्लास फायदेमंद बन पाए. हम्म. अच्छा, क्योंकि मार्केट में हमने देखा, आपने बोला कि रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं दिया है, गोल्ड सिल्वर ने हम्म. आउट परफॉर्म करा है, और अभी के हालात तो बहुत ही खराब चल रहे हैं, वॉर का सिचुएशन है, जॉब लॉस भी है, ले ऑफ्स भी इतना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है. ऐसी सिचुएशन में स्नेहा, इमरजेंसी फंड की आपने बात करी थी, तो प्लीज बताइए हमारी फीमेल्स को कि कैसे क्रिएट करा जाए इमरजेंसी फंड. तो ये बहुत ही सिंपल है. जितना आपका मंथली खर्चा जो नॉन निगोशिएबल खर्चा है, मैं नीड्स की बात कर रही हूँ इधर, नॉट फॉर लग्जरीज एंड वांट्स, जो वेट कर सकता है. हम्म. सो आपका जो नॉन निगोशिएबल खर्चा है, समझो आपका खर्चा 50,000 है, 70,000, डिपेंडिंग ऑन Tier 1 पे रहते हो, रेंट पे रहते हो कि नहीं रहते हो, उस पे डिपेंड करता है. तो हम्म. आपका खर्चा लिख लो सबसे पहले. ट्रस्ट मी चारू, जितने भी क्लाइंट से मैंने बात किया है खर्चा भी नहीं लिखते, उनको पता ही नहीं मंथली आउटपुट क्या है. सो हाँ. सबसे बड़ी एक्सरसाइज ही है. इमरजेंसी फंड तो सेकेंडरी है, राइट. पहले पता ही नहीं अगर खर्चा क्या है तो इमरजेंसी क्या बिल्ड करोगे, राइट. इट्स नॉट जस्ट अ नंबर. वो नंबर सबके लिए डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन आपके नॉन निगोशिएबल खर्चे. बिकॉज आपका रेंट जो रहेगा वो दूसरे पर्सन का बहुत डिफरेंट रहेगा. सो हाँ. आपके जो नॉन निगोशिएबल खर्चे, आपके बेसिक इंश्योरेंसेस के लिए जितने पैसे जाते हैं, फिर आपका जो रेंट है, आपकी ग्रोसरीज है, आपके अगर कोई बेसिक मेडिसिन है, सो ऑल ऑफ दैट, आप चाइल्ड एजुकेशन है, सो वो उसका एक खर्चे का पूरा लिस्ट बना दीजिए. फिर वो जो भी रहेगा 50, 60, 70,000, मिनिमम 6 months आपका जो खर्चा है, समझो हम 50,000 बोलते हैं, 6 months मीन्स 3 लाख का आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए ना. वो आज के आज बिल्ड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम्म. जरूरी नहीं है आज के आज आपको इमरजेंसी होगी और पॉसिबल भी नहीं होएगा. तो हाँ. इसको भी हम एक बेसिक रूट से बिल्ड कर सकते हैं. समझो आपका सैलरी है 80,000, आपके खर्चे 50, आपका बच रहा है 30, तो 15,000 इमरजेंसी के टूवर्ड्स डाल दो और 15,000 वेल्थ बिल्ड करो. एग्जाम्पल, हम्म. ठीक है. तो 15,000 में अगर आपने इमरजेंसी बिल्ड किया, आपको 3 लाख करना है, तो 15,000 को अगर 12 महीने करोगे तो अराउंड 180 होएगा. तो आपको ऑलमोस्ट 2 साल आपको 15,000 करने पड़ेंगे टू बिल्ड 3 lakhs. तो हम्म. आपने
2 साल में 3 लाख बिल्ड कर दिया। एक सो इट्स नॉट लाइक आपको प्रेशर डालना है आज का आज बिल्ड हो जाएगा, शायद हो नहीं पाएगा, तो बट इसको भी आप मंथली बिल्ड कर सकते हो। इट्स जस्ट हम्म। अबाउट प्लानिंग। अच्छा, ये और जो फिर हम ये इमरजेंसी आपको की बात करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में रखें, बिकॉज ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट में तो अपने 100% रखेंगे नहीं। 100% इसको एक सेपरेट अकाउंट में रख देना है। या तो आप एक आरडी एफडी में भी रख सकते हो, या लिक्विड फंड्स में रख सकते हो, आर्बिट्राज फंड्स में रख सकते हो। इसमें आपको ग्रोथ का नहीं सोचना है, ये सिर्फ एक पार्किंग फंड है, बट डेफिनेटली इसको थोड़ा अलग कर देना है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत लोग इसको खर्चा कर लेते हैं और फिर ये और आई थिंक डिप्लीट ग्रोथ होते से भी हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आरडी एफडी तो हार्डली गिव्स यू एनी रिटर्न्स। एब्सोल्युटली यस, आरडी एफडी आपको रिटर्न नहीं देता है, बट ये ग्रोथ है ही नहीं। ये हम्म। आइडिया ही इसका है कि आप इसको साइड में रख रहे हो। बट हम पूरा का पूरा पैसे हम सेविंग्स अकाउंट में सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज 3 लाख की इमरजेंसी डे वन पे नहीं आती है, राइट? सो इफ इट इज ग्रोइंग लिटिल बिट मीनिंगफुली, there हम्म। is no harm than keeping it in a savings account. That's why I said liquid fund or arbitrage fund or FD or RD, so that it's just there and it's growing, because अगर इमरजेंसी आ भी गई तो इतनी बड़ी नहीं आएगी एक दिन में। ओके ओके। रैपिड फायर राउंड से पहले का एक आखिरी सवाल आपसे होगा स्नेहा। क्या वो गलतियां हैं जो हम महिलाएं करती हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करा जाए? सो आई थिंक सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक, पूरे मैन हो या वुमेन हो, इज बहुत लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब बहुत डिले करते हैं इन्वेस्टमेंट जर्नी को। हम्म। नहीं, कल करते हैं, हम बिजी है, सो ये जो डिले है, ये आपको ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का, जैसे अगर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आपने 25 पे चालू किया वर्सेस 35 पे चालू किया, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस में डबल से ज्यादा का डिफरेंस रह जाएगा। सिर्फ 10 साल आपने वेटिंग पीरियड दिया, तो छोटे अमाउंट भी इतने कंपाउंड हो जाते हैं ना। अल्बर्ट ये आइंस्टाइन ऐसे ही नहीं बोलते थे कि कंपाउंडिंग इज द एथ वंडर ऑफ द हाँ। वर्ल्ड। जो समझ पाएंगे ना, वो रियली उसका फायदा समझ पाएंगे। और वो हम्म। ऐसे ही नहीं बोल रहे, ऑफ कोर्स ही इज द स्मार्टेस्ट मैन, राइट? सो देयर वाज अ रीजन कि वो ऐसा बोल रहे थे, बिकॉज आपने 10 साल या 8 साल भी मिस कर दिए ना आपकी कंपाउंडिंग में, तो आपको डबल से ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड क्या होता है, 30s एंड 40s आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ती रहती है कि सेव करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इवन एट हायर सैलरीज। और फिर अभी हम ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे आपका जो वर्किंग लाइफ है वो भी रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। काफी बेस लेवल की जो जॉब्स है वो चेंज हो रही है। तो हम्म। आपके पास जरूरी नहीं है 30 साल आपको मिलेंगे काम करने के लिए, ये भी नहीं पता हमें। तो जितना आप जल्दी इन्वेस्टमेंट आपकी जर्नी चालू कर सकते हो, हम्म। बिकॉज मार्केट कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आपको 3-5 साल में पैसे कमा के ही दे देगा। वो हाँ। नहीं होने वाला है, राइट? हो जाएगा, बट वो कोई बहुत बड़ा फंड नहीं क्रिएट हो पाएगा, राइट? बिकॉज आपकी भी लिमिटेशन, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डिलेड इन्वेस्टिंग। और फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अपना मेन एलोकेशन बहुत कंजर्वेटिव एसेट्स में डाल देते हैं, जैसे मैंने बोला एफडी, गोल्ड, सेविंग्स अकाउंट। अभी जैसे गोल्ड ने जैसे 2 साल में किया, अगर आप 10-20 साल का रिटर्न ले लो, गोल्ड ने तो 9-10% ही दिया है। एक्चुअल उसका जो अप्रिसिएशन आया वो करेंसी के कारण भी आया है। बट हम्म। लोग गोल्ड ही बहुत बड़ा एसेट क्लास समझ के सिर्फ गोल्ड हाँ। में ही करते हैं। सो वो भी एक बहुत बड़ा फंडा है दैट नीड्स टू चेंज, राइट? और काफी लोग जो बड़ा पैसा है वो ज्यादातर रियल एस्टेट में जा डाल देते हैं और उधर स्टक हो जाते हैं। डोंट ट्राई टू बिल्ड योर हाउस वेरी अर्ली ऑन। यू अभी तो नीड टू रियल एस्टेट का भी बुरा हाल है। एग्जैक्टली एंड आपका अगर बहुत बड़ा लाइफ सेविंग सिर्फ रियल एस्टेट लेने में चला गया, जो आपका घर है, और आपने सेविंग्स तो की नहीं, अभी रियल एस्टेट को, अगर आपका घर है उधर रेंटल आपको मिलेगा नहीं, तो वो आपकी एक्चुअली इनकम नहीं है। तो इट्स जस्ट एन एसेट विच कैनॉट बी रियली यूज, राइट, अनलेस यू आर स्टेइंग इन इट। सो वो भी एक बहुत हम्म। बड़ी चीज है। और जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस खुद के, यू हैव टू पार्टिसिपेट। वन, विमेन बहुत एक रॉन्ग चीज करते हैं, अपने स्पाउस या अपने फादर को अपना जो पैसे होते हैं वो मैनेज करने के लिए दे देते हैं। बट ऑफ कोर्स हम वो चेंज देख रहे हैं स्टेटिस्टिकली, बट अभी बहुत
बोलते हैं ना कि अभी तो बहुत हम दूर है वो हम्म। गैप उसको मीट करने के, क्योंकि अभी 4 लोग में सिर्फ एक वुमेन इन्वेस्ट करती है, राइट? सो इट्स जस्ट हाँ। 1/4। अभी हमें उसको बहुत ही आगे बढ़ना है उससे। सो हम्म। लॉट मोर पीपल शुड इन्वेस्ट ऑन देयर ओन। हम्म। चलिए स्नेहा, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए क्विकली। गोल्ड और इक्विटी? So equity for long-term wealth creation, gold is just a diversification. रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स? Mutual funds all the way because it gives you way more liquidity, it's way more diversified. जॉइंट अकाउंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग? So joint for family-led goals, but independent for a few of your own goals, which will give you a lot of identity of your own. अर्ली रिटायरमेंट और करियर फ्लेक्सिबिलिटी? Absolute career flexibility. If you have managed your finances well, you will be able to get a lot of career flexibility. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम? Financial freedom, security is only the base. Freedom is where your actual goal. चलिए, थैंक यू सो मच स्नेहा, पूरी बातचीत के लिए और मेरे चैनल को अपना समय देने के लिए। Thank you. It was a pleasure, Charu. सेम हेयर। तो चलिए, आज इस बातचीत में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।